सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। इस वक्त अमरीका में अहम सिफारती डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ अमरीकी सदर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। कतर पर इसराइली हमले और पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक माहदे के बाद इस मुलाकात की अहमियत मजीद बढ़ गई है। अमरीकी मीडिया और अल जज़ीरा के मुताबिक सदर ट्रंप इस मुलाकात में मुस्लिम ममालिक के सामने गजा जंग को ख़त्म करने के हवाले से प्लान पेश करेंगे। ये अमरीकी प्लान हमास की जानिब से सदर ट्रंप को लिखे गए उस खुफिया ख़त का जवाब समझा जा रहा है जिसमें फ़लस्तीनी तंजीम ने जो इसराइली कैदी हैं उनमें से आधे कैदियों को रिहा करने के बदले 60 रोज़ में सीज़ फायर की गारंटी का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सदर की यह मुलाकात इस लिहाज से भी अहम है कि पाक भारत कशीदगी के बाद ये पहला मौका है जब अमरीकी सदर ट्रंप और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहे हैं। और सदर ट्रंप हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद पाक भारत सीज़ फायर का तस्करा करते हैं और इसका क्रेडिट लेते हैं और एक तरह से ये उनका पसंदीदा मौजू बन चुका है। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा से अपने खिताब में उन्होंने इसका जिक्र किया। दूसरी तरफ एक और अहम मामला है। फ्रांस समेत अमरीका के कई अहम इत्तेहादी ममालिक ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है और इसका बाज़ाब्ता ऐलान फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका मेज़बानी में 2 रियासती हल के नाम से होने वाले इजलास में किया गया है। मगर इन ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए जो शराइत सामने रखी हैं इनमें हमास का किरदार ख़त्म करने, नए इंतखाबात और इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम करते हुए उस पर हमले न करने की गारंटी मांगी गई है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इस इजलास से ऑनलाइन खिताब किया क्योंकि सदर ट्रंप की हिदायत पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और 80 फ़लस्तीनी अहदेदारों को अक़वाम मुत्तहिदा के इस इजलास के लिए वीज़ाज़ जारी नहीं किए गए थे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपने खिताब में फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम उन तमाम ममालिक से भी अपील करते हैं जो अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि हम इन ममालिक की हिमायत के तलबगार हैं ताकि फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बन सके। फ़लस्तीनी सदर ने ये यकीन दहानी भी करवाई कि जंग बंदी की सूरत में वो एक साल के अंदर अंदर इस्लाहात का अमल शुरू करेंगे, नए इंतखाबात करवाए जाएंगे और फ़लस्तीनी रियासत में हमास का हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। इस मौके पर उन्होंने हमास से मुतालबा भी किया कि वो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दें। नाज़रीन, अब एक के बाद एक मुल्क हम देख रहे हैं, मगरबी मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहा है और इन ममालिक के अवाम भी अपना गज़ा के लिए अपनी एक सपोर्ट, गज़ा में जंग बंदी, फ़लस्तीन की तारीख़ और जो फ़लस्तीनियों की शनाख्त है उसको कबूल करने का मुतालबा कर रहे हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है ये इसराइल को जंग बंदी पर मजबूर कर सकता है। इस तमाम तर सिफारती मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वाशिंगटन में आज वाइट हाउस में जो अहम मुलाकात मुस्लिम ममालिक की जिसमें के सरबराहान जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, उनकी डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर उनसे मुलाकात का पहले तस्करा कर लेते हैं। एक ऐसे वक्त में कसूरी साहब ये मुलाकात हो रही है जब हमने देखा कतर पर इसराइल के हमले के बाद जो अरब ममालिक हैं उनका अमरीका के ऊपर सिक्योरिटी इन्हिसार के हवाले से नजर सानी और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस मुआहदा हुआ है। आपकी नज़र में इसकी टाइमिंग के एतबार से क्या अहमियत है वाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात की? देखिए, वाइट हाउस की मीटिंग तो बहुत अहम है। इसको यूँ करेंगे कि डायरेक्ट फॉलो अप है जो अरब इस्लामिक समिट हुई थी इसराइल के हमले के बाद कतर पे। तो इसमें ज़्यादातर तो अरब ममालिक हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंटली जो 2 मुस्लिम ममालिक शामिल किए गए हैं, एक इंडोनेशिया है जो दुनिया का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है। नंबर 2 पाकिस्तान, जिसको डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी मुस्लिम दुनिया की ताकत समझा जाता है। तो ये एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है और जहाँ तक मिडल ईस्ट का ताल्लुक है इससे बेहतर ग्रुप तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, खा वो अरब हों या नॉन अरब हों, वो इसमें शामिल हैं।
अब इसकी अहमियत यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को नई चीज़ तो नहीं सुने, वो तो रोज़ ये चीज़ें सुन चुके हैं। उनको इंडिविजुअल लीडर्स भी मिलते हैं इन ममालिक के, तो ये नई चीज़ तो नहीं सुनेंगे उनके मुंह से। लेकिन इसकी खुद एक अहमियत है कि ये मुल्क इकट्ठे होकर एक मैसेज दे रहे हैं। अब वो मैसेज फौरी तौर पर लेते हैं या नहीं, ये एक दूसरी बात है। उसकी एक वजह है, बदनसीबी से इज़राइल जो है वो फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं है। अगर सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का इशू होता तो इन ममालिक के जो सरबराहान मिल रहे हैं अमेरिका के सरबराह के साथ, उसका बहुत ज़्यादा असर होता। ये मामला है अंदरूनी सियासत का। वहाँ दोनों पार्टीज़, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स, जो पुरानी पार्टीज़, पुरानी लीडरशिप थी, उनको ये समझा जाता था कि हिल नहीं सकते, सिर्फ इसलिए नहीं कि इजरायली लॉबी बड़ी पावरफुल है। उसकी एक और वजह थी कि जो क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट हैं, कोई 30% आबादी के, बहुत भारी उनकी तादाद है, वो बिलीव करते हैं मजहबी बुनियादों पर कि हज़रत ईसा दोबारा ज़हूर पजीर तब होंगे जब इजरायली अपने होमलैंड में वापस चले जाएंगे। अब ये जब जिनका अक़ीदा हो और जिस बुनियाद पर वो ट्रंप साहब को वोट देते हैं और ये रिपब्लिकन राइट को रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि मैंने लकीली जो रीसेंट सर्वेस पढ़े हैं उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की तो भारी तादाद अलहदा हो गई है और ये रिपब्लिकन राइट में भी कमी आई है, जो ये कहते हैं कि इज़राइल एट एनी कॉस्ट। इसी इज़राइल का जो मामला है ये बड़ा ट्रिकी मामला है। मैं तो खुद एज फॉरेन मिनिस्टर डील करता रहा हूँ कि कितना ट्रिकी मामला है फॉर अमेरिकन गवर्नमेंट्स, और ये मौजूदा गवर्नमेंट की नहीं, सबकी, इनकी तो पर्टिकुलरली, क्योंकि ये अमेरिकन राइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आपने देखा वो जो इनके एक सिंबल थे जिनको कत्ल कर दिया गया है, मिस्टर कर्क, उनके ऊपर किस किस्म का रिएक्शन आ रहा है। तो ये ज़रूर है कि फौरी तौर पे मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई वो जो कत्ल आम है वहाँ बंद हो जाएगा। हम सब की तो ये ख्वाहिश है, सारी दुनिया की ख्वाहिश है, और बड़े बड़े मुल्क रिकग्नाइज़ कर रहे हैं फ़लस्तीन की रियासत को, जो कि चाहे आप ये समझे सिंबॉलिक ही सही, लेकिन उसकी अहमियत ज़रूर है। उसकी लेकिन अहमियत बदनसीबी से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में है। इमीडिएट तो मसला लोगों की ज़िंदगी मौत का हो गया हुआ कि रोज़ाना अब दरिंदगी से उन्हें कत्ल किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जेनोसाइड हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएन कह रही है। वहाँ स्टार्वेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल हो रहा है। अब इसको पस मंज़र में जो मैंने आपको बयान किया है, ख्वाहिश ये की जा सकती है कि यूनाइटेड मैसेज की काफ़ी होनी चाहिए। शायद एक छोटी सी जो एक मुझे नज़र आ रही है इसमें रोशनी की किरण, वो ये है कि आज हमास ने सुबह एक और मैसेज भेजा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और वो ये है कि अगर वो शायद 60 दिन की सीज़ फायर करें और वो उनके आधे छोड़ देंगे यरगमाली, अगर तो अक्लमंदी का तकाजा है कि ये इन लीडर्स को मिलने के बाद सबकी विक्ट्री हो जाए, इनकी भी हो जाए, और उन बेचारों की तो होगी जिनकी ज़िंदगियां अजीरन कर दी इज़राइल ने। इज़राइल भी विक्ट्री क्लेम करे, हमास भी विक्ट्री क्लेम कर दे। यानी ये एक बड़ी छोटी सी मुझे नज़र आ रही है कि शायद टाइमिंग जो है जो हमास की आज की ऑफ़र है प्रेसिडेंट ट्रंप को, इस मद्देनज़र से की गई है कि वो आज अरब और इस्लामी दुनिया के सरबराहान से, चीदा सरबराहान से मुलाकात कर रहे हैं। उसके अलावा इज़राइल को तो प्रॉब्लम ये हो गया कि उनके प्राइम मिनिस्टर या जेल जाएंगे या वो वज़ीर आज़म रहेंगे। वो उनकी प्रेफरेंस है जेल ना जाएं। उन्होंने हर काम किया, जुडिशरी को डिवाइड किया, तबाह किया है। उनके ख़िलाफ़ बड़े बड़े गज़ा में जो 7 अक्टूबर से पहले इतने बहुत ज़बरदस्त हंगामे हो रहे थे, 7 अक्टूबर के बाद भी हुए, लेकिन ये इन्होंने अपने आप को साबित किया कि जैसे इज़राइल की ये नेशनल हीरो बन के सामने आ रहे हैं, जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। तो एक छोटी सी मुझे नज़र आ रही है उसमें किरण, लेकिन हाँ
मीडियम टर्म असर होगा इन सारी चीज़ों का। कसूरी साहब, ये जो उम्मीद की हमास की पेशकश की सूरत में नजर आ रही है, आज अमरीकी सदर ने अपनी खिताब में भी इसका तस्करा तो किया है, लेकिन अगर हमास के हवाले से कोई पेशरफ्त हो भी जाती है, जैसे नेतन्याहू तो यहाँ तक कहते हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कतर पर हमने हमला किया हमास की मौजूदगी पर, कहीं और पर भी हमास होगी तो हम हमला करने से नहीं कतराएंगे। सो अगर कोई हमास के हवाले से पेशरफ्त होती भी है तो क्या जो एक ब्रॉडर मकसद है इसराइल का, जिसके ऊपर आप भी बहुत अरसे से बात करते आए हैं, अभी भी आपने कुछ तस्करा किया आइडियोलॉजी का, ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है, उस हवाले से जो अज़ाइम है उससे किसी भी सूरत नेतन्याहू पीछे हटेगा? पहले तो उसको हैंडल कर लें जो ग्रेट इसराइल का है। ग्रेट इसराइल को देखें तो उन्होंने 6 मुल्क मुसलमान मुल्कों पे हमला किया है। 2 हिस्से सेपरेट हैं, एक है फ़लस्तीन का मसला और फ़लस्तीन के अंदर 2 मसले हैं। एक मसला है जो आजकल कत्लेआम हो रहा है गाज़ा में, एक है वेस्ट बैंक का, एक मसला आ गया ग्रेटर इसराइल। ये एक चीज़ नहीं है। जहाँ तक ग्रेटर इसराइल है उससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उसके सामने एक सऊदी अरब के और पाकिस्तान का जो माहिदा हुआ है उसके 2-3 नताइज निकलेंगे। एक तो ये कि ख़बरें तो ये शायद और मुल्क उसमें शामिल हों, मुझे नहीं पता होंगे या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, और मैं कोई मुस्लिम नेटो की बात नहीं कर रहा, और मैं देख रहा हूँ आजकल काफ़ी रिस्पॉन्सिबल टॉक हो रही है कोई बात मुस्लिम नेटो की। ये हमारे मुखालिफिन इनको इन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फ़ॉरेन ऑफिस को कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ा है इस किस्म के बयानात को। लेकिन जहाँ तक मामला है इसका, इसमें यह हुआ है कि सऊदी अरब ने जो किया है, असल में मैं इजरायली अखबार भी दे रहा था, जेरूसलम पोस्ट ने इस पर कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक कॉम्प्लिकेट करेगा, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ वर्ड जो यूज़ उन्होंने किए इंडिया और इजराइल के लिए इन मैनेजिंग देयर रिलेशंस। तो मैं ये समझता हूँ इट्स मोर दैन कॉम्प्लिकेशंस, और कि इसमें ये होगा कि इजराइल 100 मरतबा सोचेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक तो ये ना जो आप कह रही हैं कि ख़बरें हैं कि और मुल्क भी आएंगे, और मुल्क अगर फौरी तौर पर ना भी आए तो कलेक्टिव मैकेनिज़्म गल्फ़ का पहले हमने नहीं सुना था, अब बारीक डेली आ रहा है कि जी कलेक्टिव मैकेनिज़्म जो डिफेंस का है गल्फ़ का ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। अगर वो ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है और पाकिस्तान के एनी वे है सऊदी अरब के साथ एक रिलेशनशिप कायम हो गई है, मुझे नहीं पता उसकी और क्या टर्म्स है, कई दफ़ा टर्म्स पब्लिक की भी नहीं जाती। उसका आ जाना एक इजराइल के लिए वार्निंग है कि अगर आपने और मुल्कों की तरफ नज़रें दौड़ाई तो हो सकता है कि मामलात आपके हाथ से निकले और वो कुछ हो जाए जो इजराइल ने तस्वुर नहीं किया था। अमेरिका ये तो कर सकता है कि इजराइल की हर सूरत में मदद करे, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इजराइल अपने अज़ाइम पे कायम रहता है, शाम पे हमले बढ़ाता है, तो तुर्की पे मेरा ख़्याल है बेइंतहा प्रेशर पड़ेगा कि वो अपनी फ़ौजें कम से कम शाम के अंदर इस हद तक भेजें कि इजराइल के लिए कोई एक वार्निंग जाए। अगर इससे बात बढ़ती है, क्योंकि वो तो एक न्यूक्लियर पावर तो नहीं है टर्की, लेकिन एक नेटो पावर है, उसकी फ़ौज इनसे बड़ी है और इनके करीब है। अगर शाम में फ़ौजें पहुंच जाएं और ऊपर से इजराइल सऊदी अरब का पाकिस्तान का अलायंस है, तो इन तमाम चीज़ों का एक नतीजा तो मुझे नज़र आ रहा है कि इजराइल के अज़ाइम जो है, जैसे हिंदुस्तान के अज़ाइम थे अखंड भारत जी फलाना भी बांग्लादेश, उन तो अफ़गानिस्तान को का हिस्सा भी बीच में डाला हुआ था, म्यांमार का भी डाला हुआ था, पाकिस्तान को डाला है, बांग्लादेश भी डाला है। तो जब से उन्होंने 4 दिन की जंग लड़ी है तो उनको होश आ गई है कि ये मामला इतना आसान नहीं, नक्शे छापना बड़ा आसान है, वो तो प्रिंटिंग प्रेस में छापे जा सकते हैं, लेकिन 1 इंच लेना अभी तक फ़ौज नहीं उनकी ले सकी हमारी फ़ौज से कई जंगों में, इंक्लूडिंग 1971, जहां हम सपोर्ट ही नहीं कर सकते। ईस्ट पाकिस्तान में कंटिजेंट हमारा जो था लॉजिस्टिकली, और हमसे सियासी गलतियाँ भी हुई थी ईस्ट पाकिस्तान, बावजूद उसके वेस्ट पाकिस्तान में कुछ भी नहीं तब्दील हुआ था। तो भारत को अगर समझ आई तो इजराइल को भी समझ आनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि किसी लिहाज से ये मुल्क इजराइल से पीछे नहीं। इजिप्ट के पास अददी ताकत है, दौलत है इन गल्फ़ की रियासतों में, और बहुत लेटेस्ट मिलिट्री जो टेक्नोलॉजी इन्होंने ख़रीदी है अमेरिका से, जहाज़ हो या और दीगर
जंगी जो वेपन्स हैं उन्होंने लेटेस्ट लिए ख़रीदे हुए हैं। जो फ़लस्तीन का जो मसला बेचारे और ये जो गाज़ा वाले हैं इनकी ज़िंदगी वाकई अजीरन है, क्योंकि अगर सब दुनिया भी कर ले इनको रिकग्नाइज़ और प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी जगह से ना हिले और इनको पुश्त बनाई ट्रंप की हो तो ये उनकी ज़िंदगी इन्होंने अजीरन कर दिया। ट्रायल इन सब का होगा। मैं ये कन्विंस्ड वाज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, हिटलर नहीं समझता था उसका ट्रायल होगा, हुआ न्यूरमबर्ग में। इनको ये नहीं ख्याल कि इनका कभी ट्रायल होगा। आप देखें अब 20 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, अमेरिका में ये रीअवेकनिंग हो, स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिवोल्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि यहूदी स्टूडेंट्स भी रिवोल्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे नाम पे तुम यह कर रहे हो, तुम हमें भी जलील कर रहे हो, हमारी ज़िंदगियाँ तुम ख़तरे में डाल रहे हो, इसराइल को वो कह रहे हैं। तो इनका ये दे विल बी टेकन टू अकाउंट। लेकिन क्या वो उस वक्त होगा कि बेचारे 20, 25, 30 हज़ार और शहीद ना हो जाएं, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। आपको सूर्य कब तक इसराइल के जो इक़दाम हैं उसका बोझ उठा पाएगा? एक तो जो अवामी सेंटिमेंट है हमें मगरबी ममालिक के अंदर नज़र आ रहा है, बिलखुसूस अमरीका में जो फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज होते थे उस पर बदतरीन क्रैकडाउन किया, लेकिन फिर भी आज भी अमरीका तमाम वेस्ट के अंदर हमें अवाम फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनकी शनाख्त को तस्लीम करने का मुतालबा करते हुए, सीज़ फायर का मुतालबा करते हुए फिर भी नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल के इक़दामात ने अमरीका के इत्तेहादियों को उसके साथ ताल्लुकात को इफ़ेक्ट किया है। सो अमरीका कब तक इसराइल के इन इक़दामात का बोझ उठाता रहेगा? देखिए बात यह है कि जो सारी दुनिया में रूलिंग जो हुक्मरान होते हैं, एलीट जिसे कहते हैं, और जो अवाम होते हैं उनमें एक फ़र्क होता है। मसलन मुस्लिम दुनिया की जो स्ट्रीट है, लाहौर हो, मराकश हो, वो जद्दा हो, कुछ भी हो, अफ्रीका का कोई मुल्क हो, इंडोनेशिया का कोई शहर हो, वो एक लेंथ पे सोचता है। हुक्मरान और लेंथ पे सोचते हैं, वो अपने मफादात भी सोचते हैं, स्टेट इंटरेस्ट भी देखते हैं, वो रियल पॉलिटिक में डील कर रहे हैं। इसी तरह जो हुक्मरान हैं अमेरिका के, वो अपने वोटों को देख रहे हैं, वो अपने इक़्तिदार को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हमने इसराइल को अगर इस वक्त किया तो मिड टर्म इलेक्शन 4 साल बाद नहीं, वो तो 6 साल के अंदर आ रहा है, क्या हम उसमें हारेंगे या जीतेंगे? इसका फैसला या जवाब मैं तो नहीं दे सकता, सिर्फ तज्जिया कर सकता हूँ और ख्वाहिश भी कर सकता हूँ। इसका तो जवाब प्रेसिडेंट ट्रंप ही देंगे, क्योंकि आज रिपब्लिकन पार्टी ज़ीरो, आज सिर्फ ट्रंप हीरो है। रिपब्लिकन पार्टी को उन्होंने ख़त्म किया हुआ है, जो बड़े बड़े नाम थे उनको फ़ारिग कर दिया उन्होंने मीडिया पे भी हमला किया हुआ है और उनकी बात चलती है, उनका हुक्म चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक जो वहाँ का है, उन्होंने उसको 3 जाते जाते पिछली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रमोट किए थे और वो तो सारी ज़िंदगी रिटायर नहीं होते। इसलिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी अक्सरियत है, उनकी सेनेट में भी अक्सरियत है, उनकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी अक्सरियत है। तो वो किस लिहाज से सोचते हैं, ये इसका मैं नहीं जवाब सकता। आपकी मौजूदगी का तो एक और मौजू भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बगराम एयरबेस की हवालगी का अमेरिका का जो मुतालबा है, सदर ट्रंप ऐसा ना करने की सूरत में अफगान हुकूमत को नताइज की धमकी भी दे रहे हैं इन अल्फाज में कि बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। दूसरी तरफ हमने देखा है कि तालिबान हुकूमत ने इसको रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है इस मुतालबे को। अभी तक जो बयानात हैं उसको देखा जाए अगर, तो आपकी नज़र में इसके क्या नताइज हो सकते हैं इस मामले पर, अगर दोनों के दरमियान एक कोई बात नहीं बनती है? देखिए मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप का एक तरीका कार है, बैड थिंग्स गुड थिंग्स तो बाद में पता चलेगा। हाँ, इसकी वजह है, वजह यह है कि बोथ रिक्वायर समथिंग फ्रॉम ईच अदर। ये एम्प्टी बात नहीं है। तालिबान रिकग्निशन चाहते हैं, तालिबान चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेशन उनके पास हो, ना कि किसी और के पास। वो अमेरिका उनको दे सकता है। तालिबान $7 बिलियन जो उनके हैं वो चाहते हैं उनको एक्सेस हो, वो अमेरिका दे सकता है। और जो आप कह रही हैं कि मुकम्मल तौर पे रद्द किया, ऐसे भी रद्द नहीं किया। उनके जो स्पोक्समैन है ज़ाकिर जलाली या कोई ऐसा नाम है, उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, लेकिन बात की जा सकती। जिसके ऊपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कमेंट किया है कि शायद ये बात हो रही है कि एक स्मॉल कंटिंजेंट अमेरिकन आर्मी का वहाँ बेस कर दिया जाए। अब ये जो अगर वो बेस किया जाएगा तो रीज़न बड़ा सिंपल है। वहाँ से लॉपनोर जो फील्ड है, जो कि जहाँ
न्यूक्लियर वेपन्स ट्राई होते थे ईरान के, जो इसके चाइना के, वो इसी सिंकियांग की रियासत में है, लॉपनोर का डेजर्ट है, उसमें ट्राई होते थे। तो अमेरिका की चाइना से कंपटीशन है, वो चाहे लड़ना चाहे ना चाहे, नज़र उस पर रखना चाहता है। मोर देन दैट, जब से वो अफ़गानिस्तान से निकला है और पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, तो उसको ये अंदाज़, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान से भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको अब ये डर है, उसको ये चाहता है कि किसी ना किसी सूरत, ट्रंप साहब तो हमेशा काफ़ी स्ट्रॉन्ग ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप साहब ने क्या कहा था, दे वांट समथिंग फ्रॉम अस, तालिबान जो वो क्या, व्हाट डू दे वांट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। तो अगर स्मॉल कंटिजेंट भी जाता है तो तालिबान को एक कीमत अदा करनी पड़ेगी, और वो ये है कि जो चीन से उनके बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, वो देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर एक नेगेटिव असर होगा। फिर रूस के साथ, जस्ट द ओनली कंट्री दैट हैज रिकग्नाइज तालिबान अभी तक ओपनली, जिन मुल्कों ने एम्बेसीज की हैं उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया, रशिया ने रिकग्नाइज किया है, उससे भी ताल्लुकात ख़राब होंगे। क्या तालिबान ये कीमत अदा करेंगे? Diplomatic recognition and $7 billion, I can't answer that. I can only analyze which I have for you. जी, बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने अहम मौज़ूआत पे हमसे बात की है। नाज़रीन, कसूरी साहब, जो तालिबान हुकूमत की तरफ से बगराम एयरबेस के हवालगी का अमेरिका का मुतालबा है, उस पर जो रद्द अमल है उसको साफ इनकार नहीं समझते तालिबान की तरफ से। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बयान का वो हवाला दे रहे थे और उनको उस बयान के अंदर कुछ लचक दिखाने की गुंजाइश नज़र आती है तालिबान की तरफ से। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी का पाकिस्तान का जो शिकवा था और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, एक तरह से एक ऐसी न्यूज़ स्टोरी सामने आई है जिस पे ईरान भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जैसे ही तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। हम एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे और इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन भी होगा, शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान तो अफगान सरजमीन अपने खिलाफ इस्तेमाल होने पर मुसलसल आवाज़ उठा रहा है, मगर अब ये बड़ा इंकशाफ हुआ है कि खित्ते का अहम मुल्क ईरान भी कुछ ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर के मुताबिक ये अहम इंकशाफ दुशंबे में अफ़गानिस्तान के हवाले से मुनक़िदा शंघाई ताउन तंजीम के बंद कमरा इजलास में हुआ। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक ने यह बताया कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हालिया हमलों में मुलव्विस 70% अस्करियत पसंद अफगान शहरी थे और ये तादाद गुज़िश्ता सालों में रिकॉर्ड किए गए 5 से 10% की शरह से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये वजाहत ज़रूर करते चलें कि हम आम पुरान अफ़गान शहरियों की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर बात हो रही है अस्करियत पसंद अफ़गान शहरियों की, जिनका तज़किरा किया गया है। इस खबर के मुताबिक ईरानी नुमाइंदे ने अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए ये इंकशाफ किया कि ईरानी बंदरगाह चाबहार पर होने वाले हमले में 16 अफ़गान शहरी मुलव्विस थे। टोटल 18 थे, उनमें से 16 अफ़गान शहरी थे। ईरान ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की एक तरह से तायीद कर दी है और पाकिस्तान का आजकल ये मौक़िफ़ पुरज़ोर तरीके से सामने आ रहा है। इस खबर में भी बताया गया है कि पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे ने मोहम्मद सादिक साहब ने के हवाले से ये भी खबर दी गई है कि वो जल्द ही इस मामले पे बातचीत के लिए तेहरान और मॉस्को जाएंगे और यही वहाँ पर मौजू बनेगा और कोई लाएअमल भी सामने आ सकता है। डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के बाद ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आने के बाद क्या अफ़गान तालिबान हुकूमत पर दबाव इस हवाले से बढ़ेगा। बगराम एयरबेस के हवाले से भी हम बात करेंगे। इसकी हवालगी के लिए अमरीकी मुतालबे के बाद जो अफ़गान तालिबान की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, क्या उसको हतमी समझा जाए या उसमें किसी तब्दीली का भी इम्कान मौजूद है। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है सिक्योरिटी अमूर पर, अफ़गान अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं सीनियर सहाफ़ी एहसानुल्लाह टीपू महसूद। बहुत शुक्रिया एहसान आपके वक्त के लिए। ये कामरान यूसुफ साहब की खबर है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। कितना अहम है, हम गाहे बगाहे आपसे बात करते हैं पाकिस्तान के जो इल्ज़ामात होते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, और अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इस हद तक कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को चुनना है पाकिस्तान में से या दहशत गर्दों में से। जो बात कामरान इस खबर में बता रहे हैं कि ईरान भी इसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, क्या ये पहली बार हम कह सकते हैं इस किस्म के फोरम पर बात कही गई है? ओवरऑल क्या अहमियत है इसकी? ये पाकिस्तान का पिछले कुछ अर्से से ये मौक़िफ़ रहा है और ग्राउंड पे जो है इंडिकेशंस भी मिल रही हैं कि जो अफ़गान तालिबान के फ़ाइटर्स हैं वो पाकिस्तानी तालिबान में शामिल होके यहाँ पे कुछ इस तरह के यानी इक़दाम करवाएँ, मुसल्लह जो करवाएँ यहाँ पे हमले, हत्ता के जो सुसाइड हमले होते हैं उसमें भी वो शामिल हैं। और कुछ ऐसी इतलात भी हैं
कि खुद अफगान तालिबान के जो अकाउंट से सोशल मीडिया पे हो या इनक्रिप्टेड चैनल्स पे कि वहाँ पे वो खुद भी कंफर्म करते हैं कि फ़लाँ सूबे का बंदा पाकिस्तान में जाके लड़ा है और इतने लोगों को मारा है। तो और डेड बॉडीज़ भी ट्रांसफ़र हुई है। कुछ ऐसे भी यानी ग्राउंड पे इकदाम उठाए गए हैं कि यहाँ पे कुछ अफगान जो शहरी थे वो मारे गए, फिर उनकी डेड बॉडीज़ वो अफगान हुकाम जो है तालिबान हुकाम उनको हैंड ओवर करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन वो रिसीव नहीं करते थे ताकि हमारे ऊपर इल्ज़ामात ना आए। तो ये है ग्राउंड पे ये चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ से लोग आ रहे हैं और इस चीज़ को पाकिस्तान ने अक्सर मौक़ों पे उठाया भी है, लेकिन ऐसा चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई। हाँ, कुछ मौक़ों पे जो अफगान तालिबान से मुंसलिक जो मदारिस हैं और कुछ ऐसे उलमा कराम उनकी तरफ से एक फतवे भी आए हैं कि जो अफगान तालिबान से मुंसलिक फ़ाइटर हैं उनका किसी और मुल्क में लड़ना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, शरिया के ख़िलाफ़ है। लेकिन फिर भी वो एकदम यानी एक अफगान वज़ीर का भी बयान आया जिन्होंने जहाद डिक्लेयर किया था, उनकी तरफ से भी वो एक था, उनका एक ऑफिशियल उनकी तरफ से भी इस तरह का बयान आया और ख़ुद जो TTP के सरबराह हैं नूर वली महसूद उनकी तरफ से भी 2-3 मौक़ों पे इस तरह के बयान आता है कि अफ़गान जो तालिबान है या शहरी हैं वो शामिल न हो हम में, हमारी अपनी यानी मैन पावर इतनी ज़्यादा है कि हम खुद चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें सपोर्ट देना हो तो फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करें और बाकी भी और तरीके हैं, ना कि हमें फिजिकली आप लोग ज्वाइन करें। तो ये चीज़ें हैं जिनसे ये चीज़ें कंफर्म होती है कि उनके लोग आ रहे हैं और यहाँ पे वो लड़ रहे हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। लेकिन सिर्फ अब यहाँ पर नहीं है, इस खबर के मुताबिक ईरान भी यही, और ईरान भी खित्ते का एक अहम तरीन मुल्क है। क्या एहसान इससे पहले भी ईरान ने किसी सरकारी फोरम, किसी सरकारी सतह के ऊपर ऐसी बात कही है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी में भी अफगान शहरी मुलविस पाए जा रहे हैं? नहीं, ईरान का इस हवाले से ईरान मीडिया हो या उनके जो ऑफिशियल्स हैं जो इस चीज़ को देखते हैं या अफगानिस्तान के लिए उनका स्पेशल जो नुमाइंदे की तरफ से, तो ऐसा सच मैंने कोई बयान मेरे नज़रों से नहीं गुजरा। लेकिन पड़ोसी मुल्क है ईरान, उनके भी काफ़ी ज़्यादा स्टेक्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उनके खदशात हैं अपनी जगह। अब अगर उनकी तरफ से भी ऐसी इतलात आ रही हैं तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी कंसर्निंग इशू है। अब जो सादिक खान साहब हैं पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान, वो मॉस्को और ईरान जाएंगे। इस हवाले से आपके पास कोई इतलात है कि क्या कोई मुश्तरका तौर पर इसी मामले को रेज़ किया जाएगा और कोई दबाव बढ़ सकता है अफगान हुकूमत के ऊपर इस सिलसिले में? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कोशिश है कि पहले तो कोशिश थी कि बायलैटरल तरीके से पाकिस्तान और तालिबान हुकाम के बीच में मामलात को हल किया जाए, लेकिन अभी पाकिस्तान की कोशिश है क्योंकि बीच में चाइना को लेके आए ट्राइलेटरल जो मैकेनिज्म है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे काबुल और उनकी तरफ से भी इतलात हैं कि उनके भी खदशात जो हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रहे अभी तक। तो पाकिस्तान की कोशिश है कि वो जो बाकी हैं खासकर जो रीजन के ममालिक है कि उनको भी कॉन्फ्रेंस में ले और पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उनको कन्वे कर सकें। यहाँ पे इस रिपोर्ट में जो मॉस्को की बात की गई है तो कुछ मौक़ों पे जो मॉस्को के रूस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से भी ऐसे बयान सामने आए हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशतगर्द इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और मुल्क के खिलाफ, खासकर जो खित्ते के ममालिक हैं। तो एक यानी पाकिस्तान की कोशिश है कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हो रीजन के बाकी ममालिक के साथ, चाहे वो ACO जब चाहे बाकी जो हों, इवन US के साथ भी, खासकर अफगानिस्तान के मामले पे। ठीक है, अब ये जो इसी खबर के अंदर पाकिस्तानी हुकाम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि जो अफगान शहरियों का मुलविस होना पाकिस्तान के अंदर होने वाले हमलों में जो 10% था अब 70% हो चुका है, जो कि एक होशरुबा इजाफा है। 70% उन हालिया दहशतगर्द हमलों में जो पाकिस्तान में हुए हैं। आपकी नज़र में ये रुझान अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी इनखला के बाद बढ़ा है या वही अस्करियत पसंद जो दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ काम कर रहे थे वो अब ये काम कर रहे हैं जो अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं और वो इंटीग्रेट नहीं हो सके अफगान निज़ाम के अंदर? उसमें ये कि यानी जब अशरफ गनी की हुकूमत थी तो उस वक्त भी यानी TTP के कुछ दड़े जो थे अफगानिस्तान में वो पनाह लिए हुए थे, लेकिन उस वक्त प्रेशर आ जाता था। अशरफ गनी गवर्नमेंट भी फिर एक्शन भी लेती थी वहाँ पे, यानी फजलुल्लाह उनके टाइम पे मारा गया, APS का जो मास्टरमाइंड था खलीफा उमर नरे वो भी अशरफ गनी के टाइम पे मारा गया। तो वो बीच में यानी टेंशन भी थी दोनों ममालिक के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन काउंटर टेररिज्म के हवाले से हम कई मौक़ों पर अशरफ गनी ने काफ़ी डिलीवर भी किया था। लेकिन जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो वो इकदाम हमें नज़र नहीं आ रहे। हाँ, पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस या जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स है उसमें अक्सर हम देखते हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में कोई इस तरह की कार्रवाई होती है जिसमें TTP के सीनियर लोग मारे जाते हैं, लेकिन अफगान हुकाम की जानिब से या तालिबान हुकाम की जानिब से ऐसा हम नहीं देख रहे कि TTP या पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ कोई उन्होंने एक्शन लिया हो। तो ये जो है, और बॉर्डर पे भी हम देख रहे हैं कि बॉर्डर जो सिक्योरिटी हालांकि फेंसिंग हुई है लेकिन वो सच इतना इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा कि जो मिलिटेंट्स की क्रिस क्रॉसिंग है उसको रोक पाए।
अच्छा, अब बगराम एयरबेस का जो मामला है ये एक आजकल मौजू बना हुआ है। अमरीकी सदर ने तो बड़े सख्त बयान दिए हैं। हमारे सामने एक रद्द-ए-अमल अफगान हुकूमत का भी मौजूद है। अभी हमारी खुर्शीद अहमद कसूरी साहब से बात हो रही थी, वो ये समझते हैं कि जो रद्द-ए-अमल है उसको इतना सख्त रद्द-ए-अमल नहीं कहा जा सकता, बल्कि उन्होंने तालिबान ने कुछ गुंजाइश ज़रूर रखी है बातचीत करने की, और वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद के स्टेटमेंट का हवाला दे रहे थे। आपकी नज़र में जो रद्द-ए-अमल है ये इसको एक अटल फैसला तालिबान हुकूमत का समझा जाए, या इस पर अमेरिका के साथ उनकी बातचीत हो सकती है और ये बगराम एयरबेस उनके हवाले किया जा सकता है? मेरी जो पर्सनल असेसमेंट है कि बगराम एयरबेस के हवाले से कि अफगान तालिबान ये नहीं होने देंगे। दो वजूहत हैं। एक तो ये कि अगर उन्हें ये होने दिया तो ये एक आइडियोलॉजिकल सुसाइड आप कह लें कि वो नज़रियाती तौर पर उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, और ऑलरेडी ऐसी तंजीमें वहाँ पे है, पाकिस्तान में भी उनकी एग्जिस्टेंस है, अफगानिस्तान में भी ISKP वगैरह, कि वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेगी। वो ऑलरेडी कोशिश कर रही है कि ऐसे नाराज़ जो अफगान तालिबान के लोग हैं कि उन पे यानी प्रोपेगेंडे के ज़रिए कि वो अपने साथ उनको मिला लें। तो मेरे ख्याल में कि ये नज़रियाती तौर पे बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा और वो ये नहीं होने देंगे। और दूसरा ये कि जो दोहा पीस डील जो US के साथ, तो उसमें भी यही था कि यहाँ से फ़ौरन जो ट्रूप्स हैं वो निकलेंगी और अफगान सरजमीन जो है बदले में वो किसी अमेरिका और उसके एलाइज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो मुझे नहीं लग रहा। हाँ, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अभी भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है अल अरबिया को, तो वहाँ भी ये मेंशन किया है कि बगराम न चाइना का है न US का है, और हम नहीं होने कभी भी नहीं होने देंगे ये चीज़ कि कोई भी यहाँ पे आए और उसका कंट्रोल संभाले। हाँ, अमेरिका अगर करना चाहता है, मामलात बेहतर करना चाहता है, तो वो बाकी भी फोरम्स हैं वो लॉजिकल उसके साथ आ जाएं, फिर हम उस पर बात हो सकती है, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो चाहे डिप्लोमेसी के हवाले से हो, लेकिन जो बगराम है वो आउट ऑफ क्वेश्चन। और बगराम बेस के हवाले से अमेरिका का जो अचानक से दोबारा इन्हिसार है, इसको अचानक कहा जाए, ट्रंप ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में भी इस हवाले से बात की थी, ये इसकी आपकी नज़र में क्या वजह है कि ये दिलचस्पी दोबारा से इस हवाले से आई है? अमेरिका के पास तो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं, हमने देखा ईरान में जिस अंदाज में वो इस्तेमाल हुए हैं, उसको क्यों दोबारा खित्ते में ये दिलचस्पी हो रही है? एक तो ये कि यहाँ पे भी हमें इस चीज़ को काफ़ी वो देखना चाहिए, क्योंकि ट्रंप मुसलसल जिक्र कर रहा है कि बगराम को हम इसलिए लेना चाहते हैं कि यहाँ से चाइना के हवाले से कि वहाँ पे उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो बड़ा वो करीब पड़ते हैं। तो पाकिस्तान में यहाँ पे कुछ लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि हाँ वो वापस आ जाए अमेरिका, तो वो चाइना के एंगल से अगर इन केस आना भी चाह रहा है तो मेरे ख्याल में कि फिर मामलात ख़राब होंगे। दूसरा ये कि ट्रंप के कुछ ऐसे बयानात हैं, कुछ यानी उनकी पर्सनालिटी का एक ये फैक्टर भी है कि वो मीडिया में हमेशा वो कि मेरे बयान जो ब्रेकिंग हो, उससे कोई कंट्रोवर्सी जनरेट हो। उन्होंने कनाडा के हवाले से भी कई मौके पे इस तरह के हम कब्जा करेंगे, ग्रीनलैंड के हवाले से भी उनके बयानात मुसलसल, अब बगराम को भी वो उसमें शामिल कर रहे हैं। बल्कि परसों जो जिक्र कर रहा था उसमें उन्होंने ये बात कही भी थी कि मैं मीडिया को एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, और ब्रेकिंग न्यूज़ यही कि मैं बगराम वापस ले रहा हूँ और इस हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, मुझे प्रैक्टिकल ये चीज़ नहीं लग रही। हाँ, अगर वो उनकी तरफ से एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि अमेरिकन या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अफगान तालिबान जिस तरीके से आए, जिस तरीके से अमेरिकन का विथड्रॉल यहाँ पे हुआ, तो उससे वो एक एम्बेरसमेंट फील कर रहे हैं। तो ये आप उनके वो रख सकते हैं कि ये नो कि फ्यूचर में वो कोई एयर स्ट्राइक करके जो इन्होंने बगराम फैसिलिटी बनाई थी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कि उसको डिस्ट्रॉय ना कर दें। बहुत शुक्रिया। एहसान टीपू महसूद हमसे बात कर रहे थे। अभी बातें हैं जिसमें एक रद्द-ए-अमल देखना है और बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल का भी इंतज़ार है दोनों तरफ से। देखते हैं मामलात किस तरफ जाते हैं। एक और अहम इशू है, आपके सामने रखेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बात करते हैं 2 महीने पहले बलूचिस्तान में जिरगे के फैसले पर बानो बीबी नामी खातून और एहसानुल्लाह नामी शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इस हवाले से ताज़ा तरीन खबर आपके सामने ये रखेंगे कि इस केस के जो मरकजी मुलजिम है कबीले का सरदार शेरबाज सतकजई, उसको 5 लाख के मचलकों के एवज अदालत से जमानत मिल गई है। जमानत पर रिहा होने वाले सरदार के फैसले की वजह से ही इन दोनों को सरेआम गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद ये इंकशाफ हुआ था कि ये सब कुछ नाम निहाद गैरत के नाम पर किया गया है। इस दिलखराश वाक़े की वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई थी और ये गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें से सबसे अहम गिरफ्तारी कबीले के सरदार की थी जिसको आज जमानत मिली है। इस केस की FIR पुलिस की मदयत में दर्ज की गई थी, जिसमें दफ़ा 302 इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 7 ATA की दफ़ात भी शामिल की गई थी। पुलिस की तरफ से कत्ल में नामजद 17 अफराद को हिरासत में लिया गया था, जिसमें कत्ल होने वाली बानो बीबी की वालदा भी शामिल थी, जो कि पहले ही जमानत पर रिहा हो चुकी हैं और अब मरकजी मुलजिम भी रिहा हो गया है।
ऐसे मुकदमात में हम देखते हैं नाजरीन कि बासर तरीन अफराद जो हैं वो बासानी रिहा हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान उन्होंने जब इस वाक़े के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें भी हमें बासर शख्स के हवाले से एक रवैये में मुख्तलिफ ज़रूर नज़र आया था। उन्होंने भी इन गिरफ्तार होने वाले साहब को सरदार साहब कहकर मुखातिब किया था। सो मुकदमात में ज़मानत का मिल जाना तो एक कानूनी अमल है, मगर हमारे माशरे में ताकत और लोगों का बड़े बड़े जराइम करने के बाद इस अंदाज में रिलीफ हासिल करने लेना अब एक मामूल की बात बन चुकी है। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में सज़ा की शरह इंतहाई बहुत ही कम हमें नज़र आती है। SSDO सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 2024 में गैरत के नाम पर कत्ल के 547 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें से सिर्फ एक केस में मुलजिम को अदालत से सज़ा मिली। अब इस वाक़े से कानून की अमलदारी और रियासत की रिट पर संगीन सवालात उठते हैं। और आज भी ये सवाल उठता है कि कबायली निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान के अंदर कई हिस्सों में राइज है, जो कि किसी भी वक्त किसी भी कानून और रियासत से हमें बालातर नज़र आता है। और फिर इस तरह के फ़ैसले किए जाते हैं जो इंसानों की कीमती जानें ले लेते हैं। क्या ये केस भी महज हद तक ही रह जाएगा या फिर रियासत को फ़ैसला करने पर मजबूर करेगा कि ये जो मतवाज़ी निज़ाम इंसाफ है और गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल हैं, इस सिलसिले को रोकना होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।